गुलाम नबी आज़ाद ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद अब नेशनल लेवल पर एक ऑल्टरनेटिव बनाने जा रहे हैं और उसी ऑल्टरनेटिव का समर्थन गुलाम नबी आज़ाद के खेमे के तमाम लोगों ने जम्मू कश्मीर से किया है और गुलाम नबी आज़ाद के खेमे के तमाम लोग जो हैं वो कांग्रेस से इस्तीफ़ा देकर गुलाम नबी आज़ाद के साथ सफ में खड़े हो गए हैं। मेरे साथ इस वक्त पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कारण था जिस कारण से ये गुलाम नबी आज़ाद के साथ जाकर खड़े हो गए। ताराचंद जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि किन वजूहात की बिना पर आपने कांग्रेस छोड़ी और गुलाम नबी आज़ाद के साथ जा खड़े हुए? देखिए, जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद साहब का ताल्लुक़ है, हमारे उनके रिश्ते, हमारी उनकी दोस्ती पुरानी दोस्ती है। हमने अपनी पूरी उम्र कांग्रेस की सेवा में दी और गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे से 10 साल आगे हैं, एज में भी बड़े हैं और नेशनल लीडर हैं। उन्होंने भी अपनी पूरी उम्र जो है वो पार्टी की सेवा में लगाई और पिछले 2-3 वर्षों से वो एक सफोकेशन महसूस कर रहे थे, क्योंकि हमारी पार्टी नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे हर जगह दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। और वहाँ जो दिल्ली में हमारे सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने महसूस किया कि इस पर मंथन होना चाहिए, आपस में मिल बैठ के हमें सलाह मशवरा करना चाहिए कि किन कारणों की, किन वजूहात की वजह से पार्टी कमज़ोर होती जा रही है, इसको हम क्यों बचा नहीं पा रहे। तो उन्होंने पार्टी हाईकमान को एक चिट्ठी लिख के गुजारिश की कि इस पे मंथन किया जाए, लेकिन उनकी चिट्ठी पे गौर करने के बजाय वहाँ उनके इख्तलाफात जो आपस में थे वो बढ़ गए और हमने पिछले 2 साल में कोशिश की, बार बार रिक्वेस्ट भेज के दिल्ली के हमें जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडरों को मिलने का मौका दिया जाए, हम आपसे कुछ सियासी बातें करना चाहते हैं, ग्राउंड रियलिटी आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, हमें कोई मिलने का मौका नहीं दिया गया और वो डिफरेंसेस जो थे वो बढ़ते गए और आज एक ऐसा मौके पे हम आके खड़े हुए कि मजबूरन आज़ाद साहब को भी पार्टी छोड़नी पड़ी और हमें भी उनके समर्थन में पार्टी छोड़नी पड़ी। और आप देखेंगे चंद और दिनों में बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के आएंगे और दूसरी पार्टियों से भी लोग अपनी पार्टियां छोड़ के गुलाम नबी आज़ाद साहब के समर्थन में आ रहे हैं। ताराचंद जी, गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफ़ा देने के बाद जो कुछ वो टेलीविज़न चैनलों के ऊपर अलग अलग पत्रकारों से बात करके कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि लगभग 2.5 पन्ने के ऊपर जिस शख्स ने ये लिखा हो कि मुझे कौन कौन सी पोजीशन कांग्रेस में दी गई और मैं किन किन पोजीशंस पर था, 2.5 पन्ने पर वो सब कुछ लिखने के बाद कांग्रेस को लेकर इतना सब कुछ कहना, क्या आपको लगता है कि ये एक ग्रेसफुल एग्जिट इसको आप कहेंगे? देखो, पार्टी जो है ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें एक समूह का नाम पार्टी है, सब मिलजुल के पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, वक़्त जो वक़्त आया, जो सरकार बनी, उनको अलग अलग अहदों पे काम करने का मौका मिला, लेकिन जब पावर नहीं थी उन्होंने तब भी पार्टी की सेवा की, अगर पावर में आए तो फिर भी पार्टी की और देश की उन्होंने सेवा की। मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर, देश के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब बहुत ही कदावर लीडर हैं, बहुत ही सियासी सूझबूझ रखने वाले लीडर हैं और जब भी हिंदुस्तान में कोई क्राइसिस आया अपोजिशन के साथ और दूसरे दलों के साथ मिलके उसका अगर सलूशन निकालने की बात आई तो वहाँ हमेशा गुलाम नबी आज़ाद सबसे आगे रहे और उन्होंने हर मुश्किल बात का हल निकालने की कोशिश की। जैसे आपने कहा हर मुश्किल बात का हल निकालने की कोशिश की, उन्होंने कहा कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। ताराचंद जी, मुझे बताइएगा, कर्नाटका में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, पंजाब में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, उसके अलावा मध्य प्रदेश में आप विपक्ष में, कांग्रेस में आप लोग, राजस्थान में आप लोगों की सरकार है, गोवा में आप लोग विपक्ष में, महाराष्ट्र में आप लोग विपक्ष में, गुजरात में आप लोग विपक्ष में, इसी तरीके से अन्य कई राज्यों के मैं नाम ले सकता हूं जहां पर प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के तौर पर कांग्रेस है। ठीक है, आप लोग सत्ता में नहीं है, उसके बाद ये कहना कांग्रेस खत्म हो गई है, क्या ये प्रमाण नहीं है कि कांग्रेस पूरे देश भर में प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी तो जरूर है लेकिन सत्ता में नहीं आ रही, वो एक अलग बात है? देखिए, लोगों की सेवा करने, देश की सेवा करने, लोगों के लिए पॉलिसी बनाने, प्रोग्राम बनाने, उसके लिए सत्ता जरूरी होती है। लगातार
2 बार हार जाना और तीसरी दफा भी कोई उम्मीद नहीं रहना। आज एक ही स्टेट है राजस्थान में जहां हमारी सरकार है, जहां 1-2 स्टेट में बिल्कुल छोटी मोटी हमारी साझेदारी है। तो जिस तरीके से हम एक एक स्टेट करके लूज करते गए और आगे राजस्थान में भी क्या होगा क्या नहीं होगा वो वक्त ही जानेगा। लेकिन इसी तरीके से बीजेपी का भी सूखड़ा साफ हुआ था 2002 के चुनावों के बाद। 2 टर्म आप लोग रहे, अलग अलग राज्यों में सूखड़ा साफ हुआ और बीजेपी एक के बाद दिगरे चुनाव हारती गई। सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का था जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाजवादी पार्टी से हारा। ये सब भी इतिहास है। वो तो घबराए नहीं बीजेपी वाले, उन्होंने तो पार्टियां नहीं छोड़ी। आप लोग 8 साल में ही हार गए। देखिए वो जो यूपीए सरकार थी, अलग अलग दलों की मिलीजुली सरकार थी। कांग्रेस की इतनी ज़्यादा सीटें नहीं थी। मैं समझता हूं कि जब हमारी सरकार थी उस वक्त भी बीजेपी की सीटें हमसे ज़्यादा रही, हमारी पार्टी से उनकी सीटें ज़्यादा रही। वो अलग बात है कि दूसरे जो दल थे, दूसरी जो पार्टी थी, उनके साथ मिलके हम सरकार बनाते रहे, लेकिन फिर भी सरकार हमारी थी। जितनी डेवलपमेंट और जितनी इम्प्रूवमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में मुल्क में की गई, उसके पहले ना इतनी डेवलपमेंट हुई, ना ही इकानमी ने इतना इम्प्रूव किया उसके पहले जितना मनमोहन सिंह जी के वक्त हुआ। लेकिन उसके बाद जिस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्शन किए गए, फैसले लिए गए, उससे पार्टी जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर होती गई। आप कह रहे हैं पार्टी कमज़ोर हो गई है। मेरी जानकारी तो ये है, विकार रसूल जब अध्यक्ष बनने वाले थे, ताराचंद में भी उनमें से एक थे जो लगातार अपनी पार्टी की लीडरशिप को ये कह रहे थे कि विकार रसूल को ये अध्यक्ष बनाइए, किसी और को बनाने की ज़रूरत नहीं, हम पूरा समर्थन देंगे। और ये भी सुनने में आया कि आपने जो इंचार्ज हैं उनके साथ बाकायदा मीटिंग की और मीटिंग करके भी आपने उनको ये बोला कि हम समर्थन करते हैं। तो फिर अचानक आप ही पलट गए। देखिए, जो इनका पैनल दिया गया था प्रदेश प्रेसिडेंट बनाने का, सोनिया जी ने 4 नाम गुलाम नबी आज़ाद साहब से मांगे थे। उन्होंने जो 4 नाम दिए उसमें वकार रसूल साहब का नाम भी था। और उसके बाद जो आप ठीक फरमा रहे हैं कि मैंने भी हाईकमान को कहा कि जो नौजवान है, हमारी हिली स्टेट है, दौड़ धूप करने की ज़रूरत है, जो दौड़ धूप करके पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो कमेटीज़ बनाई गई वो उसमें कुछ ऐसे लोग डाले गए जिनका कोई आता पता ही नहीं। हम सीनियर लोग हैं, हमने पूरी उम्र 40 साल पार्टी को दी, हम उनको जानते तक नहीं जो उसमें डाले गए, जो चेयरमैन बनाए गए। और बेवकत वो कमेटीज बनाने का मैं नहीं समझता कोई फंड था, क्योंकि इस वक्त कोई इलेक्शन तो थी नहीं अभी। तो इलेक्शन कमेटीज, मैनिफेस्टो कमेटीज, ये तो इलेक्शन के दौरान बनाई जाती हैं, इलेक्शन के नज़दीक बनाई जाती हैं। तो मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट तो बनाया, लेकिन वो उसको एक बराए नाम रखने के लिए, उसको दबा के रखने के लिए वो कमेटीज जो हैं अलग अलग वो बना के वजूद में लाई गई। और इसमें प्रेसिडेंट के प्रति हमारा कोई वो नहीं है, रिजेंटमेंट नहीं है। हमारी रिजेंटमेंट है कि सुनवाई नहीं हुई। जो पॉलिसी प्रोग्राम बनना चाहिए था, जो पार्टी को मजबूत करने की बात थी, उस पर गौर होना चाहिए था। जो G23 ने चिट्ठी लिख के कहा था कि पार्टी में बैठ के मंथन किया जाए, एक दूसरे के सलाह मशवरे से क्या हमारी कमी है वो जानने की कोशिश की जाए और उनका हल निकालने की कोशिश की जाए, हमारी तो ये डिमांड रही। अच्छा, मुझे बताइए, गौर नहीं हुआ, जिस पे गौर नहीं किया गया हाईकमान, तो इसीलिए आपने पार्टी छोड़ दी। जी। ताराचंद जी, मुझे बताइए, आपको भी गुलाम नबी आज़ाद ने खुद फ़ोन किया था कि किसी और ने संपर्क किया आपके साथ? किस बात के लिए? कि आप भी कांग्रेस छोड़कर मेरे साथ शामिल हो जाएं। वो मेरा अपना मन था, क्योंकि हमारा कई दशकों से आपस में तालमेल है। मैं उनको एक लीडर, एक गुरु के रूप में मान के चलता था। उन्होंने मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने में मदद की, उन्होंने मुझे स्पीकर बनने में मदद की। और आज उन्होंने जब ये फैसला लिया, उनके साथ और सीनियर नेता थे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस। यूं माना जाए ये पुरानी मोहब्बत थी जिसके चलते आपने कहा कि मैं भी आज़ाद साहब के साथ जाता, वरना मन आपका अभी भी कांग्रेस में ही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है।
जो मैंने कहा है कि पार्टी कमज़ोर हो रही है, पार्टी में सफोकेशन हम महसूस कर रहे थे। हमने कोई दर्जनों चिट्ठियाँ हाईकमान को लिखी कि हमें मिलने का मौका दिया जाए, उन्होंने वो मौका नहीं दिया। ये बात ठीक है कि मशवरा करके हम आगे बढ़े, लेकिन ये बहुत सारे कारण थे और मेन कारण यही है कि हम सफोकेशन महसूस कर रहे थे। जहां मंथन नहीं किया जा रहा था, पार्टी कोई जब कमज़ोर हो रही है उसको कैसे रोका जाए, कैसे ठीक किया जाए, वो बात किसी ने सुनी नहीं। कश्मीर से कोई बड़ा चेहरा आपके साथ नहीं आया अभी तक, ताज मोइनुद्दीन के अलावा? ताज मोइनुद्दीन साहब बहुत बड़ा चेहरा है, जम्मू का भी और कश्मीर का भी। और वहाँ हाजी रशीद 2 टेन्योर MLA रहे हैं और वाइस चेयरमैन रहे हैं बोर्ड के। वहाँ अमीन भट्ट यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, 2 दफ़ा MLA MLC भी रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ आए हैं। अब बड़ा चेहरा तो मीर और पीरजादा सैयद साहब, पीरजादा सैयद साहब भी हमारे साथ ही कुछ दिन पहले तक थे। हम कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो भी हमें साथ देंगे हमारे साथ। विकार रसूल को भी कहेंगे आप कि आप भी गुलाम नबी आज़ाद के साथ, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट तो उन्हीं के हैं, शिष्य तो उन्हीं के हैं, ये सब जो कुछ उन्होंने सीखा है सब गुलाम नबी आज़ाद से ही सीखा है। मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, वकार साहब को भी, कि वो भी हमारे साथ आ जाएं, ताकि हम सब लोग मिलके, जहां 80-90% लोग आ गए हैं तो अब 2-3 लोग वहां 4 रहे हैं, उनको भी हमारे साथ आ जाना चाहिए, ताकि हम सब सेकुलर माइंड जो लोग हैं, हम सब मिलके जहां अपनी पार्टी बनाएं, मजबूती के साथ पार्टी बनाएं, एक अच्छी सरकार हम रियासत के आवाम को दे पाएं और जो लोगों की मुश्किलात हैं उनका हल निकालने की कोशिश करें। आप कह रहे हैं आप सेकुलर पार्टी बनाएंगे, कांग्रेस वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप डी टीम हैं बीजेपी की, वो कह रहे हैं कि ये डी टीम है बीजेपी की। ये सवाल पैदा नहीं हो सकता कि हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं या किसी भी तरीका से बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो क्यों आपको डी टीम क्यों कह रहे हैं, वजह क्या है? अब कौन क्या कह रहा है, उनके सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारा अपना मन साफ है, हम सेकुलर थे, सेकुलर हैं, सेकुलर रहेंगे। हम छोटी छोटी पार्टियां जो हमारी लोकल पार्टीज़ हैं उनकी सपोर्ट लेंगे, जो सेकुलर पार्टीज़ हैं उनकी सपोर्ट लेंगे, लेकिन जहां स्वीप करेंगे अच्छी मेजॉरिटी में, जहां हम सरकार देंगे लोगों को। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा कि ये एक राजनीतिक साजिश है गुलाम नबी आज़ाद को यहाँ भेजना, और इसका मकसद है जम्मू संभाग के वोट को डिवाइड करना ताकि बीजेपी आसानी से यहाँ जीत सके। देखिए, जैसे कोई वक़्त था कि बीजेपी की नेशनल लेवल पे 2 सीटें हुआ करती थी पार्लियामेंट की। आज वक़्त आया कि मोदी साहब ने के वक़्त में स्वीप किया बीजेपी ने, इसलिए बेशक आज उनकी पिछले टेन्योर में 20-25 सीटें थीं। आज आने वाला वक़्त जो है, हम जम्मू में भी और कश्मीर में भी हमारा जो अलाइंस होगा, हमारा जो एक फोरम होगा, हम दोनों जगह स्वीप करेंगे, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। मुझे ये बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को लेकर क्या उनके साथ कोई संपर्क साधने की कोशिश आपकी पार्टी कर रही है, और अगर उन पॉलिटिकल पार्टी से भी कुछ लोग अपनी पार्टी छोड़कर आपके दल में आना चाहेंगे तो क्या स्वागत करेंगे आप? मैंने पहले कहा कि बहुत सारे रीजनल पार्टीज हैं जिनके लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, और रूलिंग पार्टी से भी कुछ लोग हैं जो आज़ाद साहब की क़यादत को कबूल करना चाहते हैं। बीजेपी की बात कर रहे हैं आप? तो जो आज़ाद साहब की क़यादत को कबूल करना चाहते हैं, मिलके रियासत के इंटरेस्ट में चलना चाहते हैं। रही बात जो आपने अलायंस की बात की, अभी तो हमने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है। अब चंद दिनों में हम आज़ाद साहब के क़यादत में बैठेंगे, मिलेंगे, इस पे डिस्कशन करेंगे, सारी तबादला ख्याल करेंगे कि हमने पार्टी बनानी है, उसके नाम क्या होगा, उसका मैनिफेस्टो क्या होगा। फिर दूसरी जो पार्टीज़ हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, उनके साथ अलायंस करना नहीं करना, वो तो बात। नरम गोशा रखते हैं उनके लिए? सेकुलर जो भी तंजीम सेकुलर है उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। बीजेपी के लिए कोई चांस है? बीजेपी के लिए कोई चांस नहीं है। अच्छा, चाहे वो आप कोई आपको डी टीम कहे, ई टीम कहे, जो मर्जी कहे कोई, बीजेपी के साथ हमारा कोई चांस नहीं है। अच्छा, तारचंद जी, अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये तो हो गया कि जो लोग पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, कितने लोग और हैं जो अभी आपके संपर्क में? मुमताज़ खान, एजाज खान, जुल्फ़िकार चौधरी, उसके अलावा अब्दुल गनी वकील, पुराने साथी गुलाम नबी आज़ाद के रहे हैं, बड़े करीबी भी रहे हैं, अन्य कई और नाम हैं जो सर्कुलेशन में हैं। हालांकि इनमें से किसी ने पुष्टि नहीं की कि हम अपनी पार्टियां छोड़ रहे हैं, पर इनको लेकर जो है अफवाहें और इनको लेकर जो अलग अलग तरह के र्यूमर्स उड़ रहे हैं। आप आने वाले 10-15 दिन में देखेंगे, एक एक 2-2 करके
बहुत सारे लोग आएंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी, क्योंकि अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अल्ताफ बुखारी साहब आप पर बड़ा नाराज है। अब वो उनकी नाराज़गी अपनी जगह है और वो रखें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो बड़ा मतलब बिल्कुल बरस रहे हैं आपके ऊपर, और वो कह रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद तो 370 तोड़वाने में शामिल थे। देखिए, जहाँ तक 370 का सवाल है, पूरा मुल्क जानता है, पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि पार्लियामेंट के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कितनी लड़ाई लड़ी, किस तरीके का भाषण उन्होंने वहाँ पार्लियामेंट के अंदर दिया। वो छुपी हुई बात नहीं है, पूरा नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया उसको हाईलाइट कर रहा था। वो पूरा देश जानता है बुखारी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत गुलाम नबी आज़ाद साहब को या हमें नहीं है। 370 को लेकर क्या करेंगे? आप मांगेंगे 370 वापस करिए? 370 तो सब जुडिस है, लेकिन जितनी भी उसमें फैसिलिटीज़ थी उसके लिए हम पहले भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर हम इस काबिल हुए कि रियासत को हम वापस ला पाएँ, हम 370 की फैसिलिटीज़ को वापस ला पाएँ, तो उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और लाने की पूरी कोशिश होगी हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली जो किसी दो वक्त में हुआ करती थी, अब दोबारा कॉन्स्टिट्यूट होगी, उस लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर रहे ताराचंद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने साफ तौर पर दो बातें कही। एक तो ये कि गुलाम नबी आज़ाद के फ्रैक्शन का जहां तक ताल्लुक है, बीजेपी के साथ संपर्क तो दूर की बात है, रिश्ते तो दूर की बात है, उनसे बात करने की भी कोई बात नहीं है। जहां तक बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ संपर्क साधा जा सकता है, लेकिन उसके लिए फैसला पार्टी को लेना है, और अभी पार्टी इन्फेंसी में है। और एक और बात उन्होंने कही है कि अगले 15 दिन का इंतजार कीजिए, कई और बड़े चेहरे अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर गुलाम नबी आज़ाद का दामन थामेंगी। क्या यही वजह है कि सैयद अल्ताफ बुखारी और अन्य कई और पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर गुलाम नबी आज़ाद पर आग बगूला होकर बरस रहे हैं?